वेरी वार्म वेलकम क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा क्लास 12 का, फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड। अब यहाँ पे पहले तो फ्लक्स और फील्ड दो टर्म्स हैं जिनको हमको समझना जरूरी है। फील्ड क्या होती है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हम इसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। फील्ड जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है यूनिफॉर्म और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म। किसी भी आर्बिट्ररी दो लाइन को अगर हम लेते हैं, स्पेस में हमको कहीं पर भी फील्ड लाइंस दिख गई या फील्ड लाइंस फील हो गई टेस्ट चार्ज के थ्रू, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का यूज करके हम फील्ड लाइन को टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ फील्ड लाइन एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। यानी अगर हम टेस्ट चार्ज यहाँ पर लीव करते हैं और टेस्ट चार्ज यहाँ पर लीव करते हैं या टेस्ट चार्ज यहाँ पर लीव करते हैं, तो वो लीव करने के बाद से जो पाथ ट्रेस आउट करेगा, इनके बीच का सेपरेशन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसी लाइंस को हम कैसी फील्ड कहते हैं? यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस क्या होती हैं? किसी भी दो लाइन के बीच की अगर हम एंगल को देखें तो वो एंगल जीरो ना हो। नॉन जीरो एंगल के साथ जो भी फील्ड लाइंस एक साथ जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, या अगर किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेते हैं तो वो जो पाथ ट्रेस कर रहा होगा, उनके बीच का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन किसी भी दो पॉइंट के बीच में नॉन यूनिफॉर्म हो। इस केस में क्या हुआ, अगर ये d1 d2 थे तो यहाँ d1 विल बी इक्वल टू d2 और इस केस में d1 विल नॉट बी इक्वल टू d2। यानी दो लाइंस के बीच का सेपरेशन अगर कांस्टेंट है थ्रू आउट द यूनिवर्स तो वो कैसी फील्ड होगी? यूनिफॉर्म। अगर थ्रू आउट द यूनिवर्स वो नॉन कांस्टेंट है या सेम नहीं है तो वो कैसे होगी? नॉन यूनिफॉर्म। तो ये तो बातें हो गई फील्ड की। फ्लक्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म होते हैं जो अभी हमारे स्कोप में नहीं है, दूसरा स्केलर। हमें जो भी फोकस रखना है फ्लक्स का वो किस पे रखना है? स्केलर फॉर्म में। स्केलर फॉर्म के साथ एक एडवांटेज होता है कि हमको भी दो अलग अलग वैल्यूज को जोड़ने के लिए वेक्टर एडिशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करना होता है। हम उन वैल्यूज को सिंपल मैथमेटिक्स से ऐड कर सकते हैं। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो थ्रू, कि अगर हमारे सामने कोई एक इमेजिनरी क्लोज्ड एरिया सरफेस है, इस सरफेस से क्रॉस करने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही हम इस सरफेस का क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे। फ्लक्स इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अब ये सरफेस कैसा हो सकता है? थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है या टू डायमेंशनल भी हो सकता है, ठीक है। और फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से। अगर हम रीजन को बड़ा कर देते हैं तो इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस जो है वो बढ़ जाएंगी। यानी हमारा इमेजिन सरफेस अगर बढ़ गया, उसका एरिया बढ़ गया, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उसको हम कुछ नया नेम देंगे फाई वन। इमेजिन करते हैं कि अंदर वाले सरफेस का एरिया डेल्टा एस है, वन कह देते हैं, और बाहर वाला जो कंप्लीट रीजन है उसका टोटल एरिया डेल्टा एस टू। तो ये पिंक कलर का जो रीजन है, उस पिंक कलर के रीजन में अगर हम एरिया निकालते हैं तो वो टोटल एरिया कितना आएगा? डेल्टा एस टू माइनस डेल्टा एस वन। तो डेल्टा एस टू माइनस डेल्टा एस वन रीजन से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स्ट्रा पास करना स्टार्ट कर दिया होगा? अगर हमने उसको कहा फाई टू, तो इस केस में फाई वन यानी बड़े वाले सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? छोटे वाले रीजन से निकलने वाला फ्लक्स प्लस जो पिंक रीजन है, छोटे वाले रीजन और बड़े वाले रीजन में जो एक्स्ट्रा रीजन आ रहा है उससे निकलने वाला फ्लक्स। अब यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज का सिंपल एडिशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लक्स जो है वो हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। यही एक एडवांटेज हमको फ्लक्स के साथ मिलता है जब हम चार्ज को रोक देते हैं या चार्ज रुका हुआ होता है उस सरफेस के रिलेटिव, जिस सरफेस को हम इमेजिन करते हैं ओवर द यूनिवर्स।
अब जैसे यहाँ पे हम सर्कुलर सरफेस ही ले रहे हैं, हम कोई भी किसी भी तरह का सरफेस ले सकते हैं। यहाँ पे हमें इस तरह की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हम चाहें तो यहाँ पे कैसा सरफेस ले सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर सरफेस ले सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे कैसा सरफेस ले सकते हैं, एक स्फेरिकल सरफेस ले सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे कैसा सरफेस ले सकते हैं, एक इलिप्टिकल सरफेस ले सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्लोज्ड सरफेस किस शेप में ले रहे हैं। वो हमारे कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है कि हमको कैलकुलेट करना है किसी चार्ज से निकलने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर सरफेस से। तो अपनी चीजों को आसान करने के लिए, मैथमेटिक्स को आसान करने के लिए हम किसी भी तरह का सरफेस चूज कर सकते हैं। अब अगर हम कोई सरफेस डिजाइन करते हैं, मान लिया कि ये एक सरफेस लिया और यहाँ पे एक हमने चार्ज ले लिया प्लस क्यू। अब प्लस क्यू से क्या होगा, फील्ड निकलेंगी, इसको क्रॉस करते हुए निकलेंगे। अब फ्लो थ्रू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस से निकालने का जो तरीका गॉस ने बताया, उन्होंने कहा कि जो भी हमें सरफेस मिला हुआ है, पहले तो उसका सरफेस वेक्टर निकालो। इस सरफेस का सरफेस वेक्टर निकाला जाए। अगर इसका एरिया डेल्टा एस है तो सरफेस वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा एस वेक्टर फॉर्म में, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी जैसा भी सरफेस हम लें, अगर हम सरफेस ऐसा ले रहे हैं तो इस पोर्शन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डेल्टा एस। इस पोर्शन में भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और अगर हम सरफेस थोड़ा 3 डायमेंशनल ले रहे हैं तो इस पोर्शन पे तो ऊपर होगा, इस पोर्शन पे इस डायरेक्शन में, और इस पोर्शन में इस डायरेक्शन में। यानी हमेशा कैसा रहना है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे निकालने का जो तरीका गॉस ने बताया, उन्होंने कहा कि टोटल फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस विल बी इक्वल टू फील्ड पासिंग थ्रू दैट सरफेस इनटू डेल्टा एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट को हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या, ई डेल्टा एस cos थीटा। अब ई डेल्टा एस cos थीटा जो है हमारा फ्लक्स हो गया जब कि सरफेस यूनिफॉर्म हो और फील्ड हर जगह से सेम निकल रही है। लेकिन अभी जो हम सरफेस देख रहे हैं उसमें किसी भी पॉइंट से सरफेस वेक्टर निकालें तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी, लेकिन फील्ड लाइंस जो है वो अलग अलग एंगल बना रहे हैं। इस केस के लिए गॉसिन ने कहा कि अगर कहीं फील्ड लाइंस इस तरह निकल रही हैं, वो बार बार एंगल चेंज कर रही हैं, तो हर एक पॉइंट को एक क्लोज सरफेस मान लो। यानी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट एक क्लोज्ड सरफेस मान लो। अलग अलग पोजीशन से अलग अलग एंगल बन रहे हैं, तो अलग अलग एंगल के हिसाब से अलग अलग फ्लक्स भी आना चाहिए हर पोर्शन का। तो हर एक पोर्शन के लिए इंडिविजुअल फाई 1 इसके लिए क्या निकलेगा, फाई 2 इसके लिए क्या निकलेगा, फाई 3 फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे टोटल 10,000 पॉइंट्स आ सकते हैं इस सरफेस को पूरी तरह रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हर वो 10,000 फ्लक्स को अलग अलग निकाल के उन सभी को हम ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जितने, अगर हमने 10,000 कहा कि 10,000 पॉइंट इस पूरे सरफेस को पूरी तरह फिल कर देंगे, तो उन 10,000 फ्लक्स को निकाल के उन सभी को ऐड करके हम टोटल फ्लक्स लिख सकते हैं। यानी इस फॉर्मूले को अगर जनरलाइज करके लिखें तो फ्लक्स टू द सरफेस विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल i टू n, जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स उसमें पॉसिबल हैं या रीजंस पॉसिबल हैं, सिमेट्रिक रीजंस पॉसिबल हैं, e डेल्टा एस आई। तो फ्लक्स किसी सरफेस के थ्रू, अगर हम उस सरफेस को छोटे छोटे टाइनी सरफेसेस में डिवाइड कर दें, तो हर उन सरफेस से निकलने वाले फील्ड के साथ का उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन का नेट सम ही उस सरफेस का फ्लक्स कहलाएगा। ये काम करते करते गॉसिन के दिमाग में एक खुरापात सूझा। उन्होंने कहा कि हम ये सरफेस तो ले रहे हैं, क्या हम इस सरफेस को ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इस पूरे चार्ज को इनक्लोज कर दे, इस सरफेस को बढ़ाते हुए इस पूरे चार्ज को ही इनक्लोज कर देते हैं।
क्या हम ऐसा कोई सरफेस अज्यूम कर सकते हैं? उन्होंने क्या किया कि एक चार्ज लिया, उस चार्ज को इनक्लोज्ड करने वाला उन्होंने एक सरफेस डिजाइन कर दिया। अब इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस, जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी, सारी की सारी फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस कर रही होंगी। अगर हम इस पूरे सरफेस से निकलने वाली फील्ड लाइंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम इसके किसी भी एक रीजन से निकलने वाली फील्ड लाइंस के बारे में भी बात कर सकते हैं। क्यों? अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि अगर किसी भी सरफेस का फ्लक्स देखना है, वो अलग अलग सरफेसेस के फ्लक्स, इस सरफेस को अगर S1 कह दिया और रिमेनिंग सरफेस को क्या कह दिया, S2 कह दिया, तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, phi1 प्लस phi2, दो अलग अलग रीजन्स का सरफेस का सम। गॉसियन ने इसके लिए एक और नया कॉन्सेप्ट दिया कि अगर क्लोज्ड सरफेस ले रहे हो जो चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, तो इनक्लोज किया जाने वाला चार्ज जिस मीडियम में रखा होगा उस परमिटिविटी से डिवाइड कर दें, तो टोटल निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अभी तक हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस था वो फील्ड था, जिसमें हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड देखा। दूसरा, फ्लक्स को कैलकुलेट करने के हमने तरीके देखे, दो तरीके जिसको गॉस ने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर फर्दर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।